जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सीएसई 2025 को ध्यान में रखते हुए दृष्टि ने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है और हम आपको वह टेस्ट निःशुल्क और मुफ्त और फ्री में यूट्यूब पर एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स आपको जिसमें हम आपसे 30 टेस्ट चर्चा का बिंदु बनाएंगे। कितने टेस्ट होंगे? 30 टेस्ट होंगे प्यारे बच्चे। इस 30 टेस्ट में 20 जो टेस्ट होंगे वो जीएस पेपर नंबर 1 से होंगे, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और अदर, जिसमें करंट अफेयर भी होगा। वहीं 10 जो टेस्ट होंगे उसमें हम सीसैट पर आपसे चर्चा करेंगे, मतलब कि जीएस पेपर नंबर 2 पर आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चे कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। आप इस परिवार के सदस्य हैं और आपका ये कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके इस परिवार को सपोर्ट करें। आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, आपको निःशुल्क ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट आपसे 30 के 30 डिस्कस किए जाएं। तो आज का जो टेस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेस्ट नंबर 1 है सर। जी हाँ, आपने थंबनेल में भी देखा है, पॉलिटी का टेस्ट नंबर 1 है। जी हाँ, ये ठीक है, ये टेस्ट नंबर 1 है और ये टेस्ट होगा आपका पॉलिटी पर आधारित। किस पर आधारित होगा? पॉलिटी पर। इसमें पॉलिटी के कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूपीएससी पर बेस उसके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा ये टेस्ट 30% मतलब कि 30% आप देखोगे ये टेस्ट करंट अफेयर पर आधारित होगा। इट्स क्लियर है नो? तो आपका यहाँ से करंट अफेयर का भी रिवाइज होगा। स्टूडेंट्स, ना केवल हम आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, बल्कि इन सब के अलावा मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए पहले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और पहला टेस्ट लेते हैं। आइए, समय 2 घंटे दिया जाता है आपको जब ऑफलाइन आप देते हैं टेस्ट को, और हर एक पर आप देखोगे पूर्णांक इसमें 20 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से आपको मिलता है। अगर आप बिगिनर एस्पिरेंट्स है तो यही इस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, पेपर, और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक अपना लिखना होता है और इसके लिए दंड आपको दे जाते हैं। 1/3 की इसमें कट ऑफ होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चे? 1/3, 1/3 की कट ऑफ इसमें होती है। ठीक है, जैसे 1/3 दंड का काट लिया जाता है। ठीक है, चलिए सर, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन को जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी अच्छे से हो सके और आपको क्वेश्चन अच्छे से विजुअल हो सके। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन है आपका, संविधान में उधार लिए गए प्रावधान और संबंधित देश, मतलब कि मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। दूसरा, संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा, मूल अधिकार ब्रिटेन। उपयुक्त युग में से कौन सा ये से सुमेलित हैं? स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा है सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें। अब यहाँ पर टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर पहला है अटेम्प्ट करें। मुझे आंसर चाहिए आपसे, चाहे आपका गलत हो या सही हो। अगर आपका गलत होगा तो देखिए कैसे इस आंसर को निकालेंगे। ठीक है, एलिमेंट मेथड आप सीखोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो भी आप सीखोगे। कई चीज़ें आपको एक गाइडेंस में मिलेगा। ठीक है, तो इससे भी आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, सही करने की बढ़ जाएगी। आई होप आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। चलिए देखिए, एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बात एकदम सत्य है। और संविधान के आप देखोगे पार्ट नंबर 4 में इसकी चर्चा है और आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें आपको डिस्कस किया गया है, और जिसको हम डीपीएसपी के नाम से, ठीक है, जानते हैं।
और ये किसके लिए है? ये स्टेट के लिए है। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है संसदीय प्रणाली। नहीं सर, संसदीय प्रणाली जो ली गई है ये ब्रिटेन से ली गई है, ना कि आप देखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और इन सब के अलावा मूल अधिकारों की बात कर लें तो मूल अधिकार ये आप देखोगे संविधान के पार्ट नंबर 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक इनके बारे में चर्चा की गई है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, मतलब कि यूएसए से लिए गए हैं। तो इसमें दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। अब देखिए जहां दूसरा और तीसरा है वो आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आइए उसी पर देखते हैं। कहां पर 2 है? तो देखिए आपका ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर केवल बी, मतलब कि एक आपका ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या क्या देशों से लिया गया है। जैसे आप पूछोगे, कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि संविधान में कई बार कहते हैं कि उधार का संविधान है, तो संविधान के अंदर कुछ स्रोत हैं ऐसे, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध। यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार, न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक प्रवलोकन के सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों के न्यायाधीश पद को हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो कि भारत की है ऐसी संघीय व्यवस्था। ध्यान रखेंगे, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है? वो कनाडा जैसी है। ठीक है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायालय होना। जर्मन से जिसको आप देखोगे बाइमर या फिर बीमर संविधान कहते हैं, आपातकाल, संविधान के भाग नंबर 18 में। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आदर्श शब्द को जोड़ा गया है। इन सब के अलावा ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन है, विधि का शासन है, विधायिक प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, मंत्रिमंडल प्रणाली और परम अधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्यिक और आगमन, समागमन और स्वतंत्रता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सोवियत संघ मतलब कि पूर्वी जो आपका था आज का रशिया, यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में जो न्याय जस्टिस की बात की गई है 3 में, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। वहीं पर साउथ अफ्रीका की बात कर लें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल आप देखते हैं आर्टिकल 356। ठीक है, ये एक मिनट आर्टिकल 368। ठीक है, जो आपकी चर्चा वहाँ पर की जाती है। इन सब के अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए समय न गवाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन को जान लेते हैं। देखिए बच्चे, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है और इसके ऑप्शंस भी आपको विजिबल हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 4 स्टेटमेंट है। पहला, इससे व्यक्तियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति मिलती है। 2, इसमें रिट जारी करने की शक्ति शामिल है। 3, सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के तहत याचिकाओं पर विचार करने से मना कर सकता है। 4, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अवर न्यायालयों में अन्य विधिक विकल्प न होने के बाद ही उपलब्ध होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 4 और डी केवल 2 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। प्यारे बच्चे, आई होप आपने इसका राइट आंसर क्या किया होगा, कमेंट्स बॉक्स में बताया होगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आंसर निकालने का प्रयास करते हैं, कैसे आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देके रखा है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा, रेड ले लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर देख रखा है, जैसा कि आप पढ़ते हैं संविधान का 1 सेकेंड, कैसे ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, 1 सेकेंड रुकिएगा। जैसे कि आप पढ़ते हैं संविधान का पार्ट नंबर 3 और जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। बच्चे आर्टिकल आप देखोगे 12 से 35 तक इनके बारे में चर्चा
की गई है। कितनी चर्चा की गई है? 12 से 35 तक इनके बारे में चर्चा की गई है। इट्स क्लियर है नो? तो 12 से 35 तक इनके बारे में चर्चा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उसी में एक आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल आता है 32, जो कि संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कहा है। और इसके तहत ही आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। वहीं एक आर्टिकल है आर्टिकल 226। अब ये आर्टिकल 226 क्या करता है? आपको हाई कोर्ट भेजता है, ठीक है, और इस पर दोनों रिट जारी करते हैं। परंतु हाई कोर्ट जो है इसको रिट अधिक जारी करने के इसके अधिकार क्षेत्र ज़्यादा रखे गए हैं। इट्स क्लियर है नो? तो उसी के बारे में अब आर्टिकल 32 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपने आर्टिकल 32 पढ़ा है और आंसर आई होप आपने इसका कमेंट्स बॉक्स में दे दिया। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पहले स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि इससे व्यक्तियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति मिलती है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ आर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल जो आपका 32 है ये इस बात को क्या करता है? गणित करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। बिल्कुल, आप देखोगे परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सब होती है कि नहीं? तो ये भी क्या है आपका एकदम सही हो जाएगा। परंतु तीसरे स्टेटमेंट को देखो, ये कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के तहत याचिकाओं पर विचार करने से मना कर सकता है। नहीं सर, अगर उसने मना कर दिया, क्योंकि फिर अब मना कर रहा है तो फंडामेंटल राइट्स का आपके हनन हो रहा है। आर्टिकल 32 आपका फंडामेंटल अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं करेगा। तो देखो अब जहां पर 3 है उसको कट कर दो, ठीक है। तो मतलब कि आंसर इसका बी नहीं होगा, सही पूछा है। अब देखो पहला सही है तो डी आंसर नहीं होगा। वहीं अगर आप देखो पहला और दूसरा ठीक है, चौथा तो ये भी गलत है, लेकिन इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, ठीक है। अब यहां पर क्या है? 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत के राज्यों द्वारा सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। नंबर 2, कुछ परिस्थितियों में राज्य धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। 3, भारत में एक आधिकारिक राजधर्म है। ये कह रहे हैं एक आधिकारिक राजधर्म है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं ऑप्शन नंबर 3 का। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भारत के राज्य क्षेत्रों, अब देखो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात की गई है, जैसा कि सभी धर्मों को महत्व समान दिया गया है। बिल्कुल ये वाली बात ठीक है। जैसा कि आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर जैसे ये स्टेट है, यहाँ पर आपका रिलीजन है और यहाँ पर सोसाइटी है, तो आप देख रहे हैं ये सभी को इक्वल देखने का प्रयास करता है और स्टेट का निगाह नीचे सबको ऊपर से देखना होता है। तो इस सभी धर्मों के प्रति क्या करेगा? समान महत्व करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है, पारसी, यहूदी, सबको। कुछ परिस्थितियों में राज्य धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। बिल्कुल, जो धार्मिक प्रथाएं हैं उन पर क्या कर सकता है? लगा सकता है। जैसे आप देखोगे मंदिर प्रवेश हो सकता है, ठीक है, सबरीमाला, कई ऐसे आप देखोगे मंदिर प्रवेश हो सकता है। इन सब के अलावा जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको कहा है कि हमारी कई बीवी रखी जा सकती है, हम कई बीवियों से निकाह कर सकते हैं, तो ट्रिपल तलाक का विषय, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या की बात होती है। इन सब के अलावा सती प्रथा है, बाल विवाह है, ठीक है, तो ये भी है, तो उन पर भी इसने काम किया है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहे हैं कि भारत में एक आधिकारिक राजधर्म है। नहीं, भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है। एक आधिकारिक राजधर्म आप देखोगे इस्लामिक जो कंट्री हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं उसमें आपको ये चीज़ें क्या हैं? देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब कि डी गलत है और सी गलत है। पहला दूसरा सही है, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, संविधान के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है संविधान के कार्यों से संबंधित, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट देके रखें, कुछ स्टेटमेंट ये हैं और उधर भी देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? इससे सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगता है, ठीक है, संविधान के कार्यों। बिल्कुल,
भारत में जो सरकार है लिमिटेड गवर्नमेंट है, पहली बात तो, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, ये बात एकदम आपकी सही है। दूसरा, इससे सभी नागरिकों को असीमित स्वतंत्रता मिलती है। देखो क्या कह रहे हैं, असीमित स्वतंत्रता। क्या आपको कुछ भी करने का अधिकार है, जरा मुझे बताइएगा, क्या आपको कुछ भी करने का अधिकार है? नैतिक, अगर आप देखोगे दूसरों के अधिकारों को आप हनन कर सकते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर हम देखें और भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, ठीक है। तीसरा है, यह सरकार को समाज की सामूहिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है, ये भी बात ठीक है। चौथा है, यह विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा कि यह विभिन्न समूहों के बीच में संघर्षों को हल करने का रूपरेखा प्रदान करता है, ये बात एकदम सत्य है। और तीसरा भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था, पूछा था आपसे कौन सा सही है, तो सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर है, तो एलिमेंट मेथड लगाइएगा। इन सब के अलावा बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। अब देखो आपका 1 और 3 मतलब चौथा भी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है, नो, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखो किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है संविधान सभा का, और इसने पूछ लिया उद्देश्य क्या है। इट्स क्लियर है, नो। देखिए 4 ऑप्शन से पहला ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश विधियों को लागू करना, क्या उसका ये मूलभूत उद्देश्य था? बी, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना। सी, औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रथाओं को अंतिम रूप देना। डी, केवल राजनीतिक प्रशासन हेतु विधि निर्माण करना। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक एक स्टेटमेंट को अगर समझते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, तो आप इसका राइट आंसर निकाल लेंगे। देखिए डी तो है इसका गलत, क्योंकि यहाँ पर ओनली वर्ड की बात की गई है, और भारतीय संविधान का केवल यही उद्देश्य नहीं था कि भारतीय संविधान जो सभा का यही उद्देश्य मूलभूत नहीं था कि वो केवल राजनीतिक प्रशासनिक हेतु एक ढांचा प्रदान करे, बल्कि आप देखोगे आत्मनिर्णय को सक्षम बनाना और समाज में एक सामूहिक सोच को विकसित करना और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना था। तो डी तो गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश विधियों को लागू करना, नहीं सर, ब्रिटिश विधियों को यहाँ से अलग करना है, सॉर्ट आउट करना है, जो कानून थे उनको बाहर निकालना है। यहाँ पर सी भी गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रथाओं को अंतिम रूप देना। अंतिम रूप मतलब कि लागू करना, ठीक है, तो ये लागू करना भी नहीं था, तो सी भी गलत है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना, और इसको ये मसौदा ही तैयार करना था, ये एकदम दैट्स इट क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इट्स क्लियर है, नो। तो यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को भी दिखाने का प्रयास किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब डायरेक्टली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे लगता है कि आपका जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, आप इसमें अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, और आपका भी क्वेश्चन जो ऑप्शंस है, जो आपका आंसर दे पा रहे हैं आप कमेंट्स बॉक्स में, वो भी आपका राइट हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, और मुझे बताइएगा आपको कैसा कंटेंट लग रहा है, कैसी टेस्ट सीरीज लग रही है, वो भी मुझे आप बताते चलिएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आइए, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कानूनी प्रावधानों पर आधारित है और इसका नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। देखो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नंबर 2, संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान न केवल कानूनी प्रावधानों पर आधारित है बल्कि उसके नैतिक मूल्यों के भी आप देखोगे लागू करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक आप देखोगे शासन को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि संविधान कानूनी ढांचे से कहीं अधिक आप देखोगे मजबूत नैतिक और औपचारिक मूल्यों पर आधारित
चीज़ों को आगे बढ़ाता है। जैसे कि आप देखोगे भाषा है, धर्म है, जाति है, ठीक है, इनसे जुड़े हुए सारे विवाद हैं, मुद्दे हैं, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सही है कि संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराने का हमेशा क्या करता है, प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि केवल 2 इसमें राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिएगा, अब आपको इसके ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे। 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको कोई इससे जुड़ी दिक्कत ना हो सके। ओके, आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चे, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। अब देखो मैं कहता हूं जितने ज्यादा स्टेटमेंट देंगे ना उतने जी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, आपको एलिमेंट मेथड लगाना है। देखिए, एक निकाय जो लोगों की ओर से निर्णय लेता है। नंबर 2, एक निकाय जो केवल अंतरराष्ट्रीय उपबंधों का प्रबंधन करता है। नंबर 3, एक निकाय जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। नंबर 4, एक निकाय जो नागरिकों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये कथन सरकार की अवधारणा का सबसे सटीक वर्णन करते हैं। अब देखो सरकार की अवधारणा क्या है। देखो पहली बात, एक निकाय जो लोगों की ओर से निर्णय लेता है, बात एकदम क्या है आपकी सत्य हो जाएगी, क्योंकि सरकार का क्या है, सरकार आप देखोगे लोगों का निर्णय लेता है, ठीक है, ये बात एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं एक निकाय जो केवल अंतरराष्ट्रीय, नहीं सर, केवल अंतरराष्ट्रीय नहीं, ये दोनों स्तर के आप देखोगे डिसीजन लेता है, ठीक है, इसमें अंतरराष्ट्रीय भी होता है और राष्ट्रीय स्तर के भी होता है, ठीक है, इसमें राष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो जहां 2 है उसको कट कर दो, तो मतलब कि 2 ए में है तो ए आंसर नहीं होगा, बी में 2 है तो बी आंसर नहीं होगा, सी आप देखोगे सी में नहीं है, डी में है तो डी आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और 2 स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आपको नहीं पता था 3 और 4 हैं या नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता चल गया कि ये केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ ये राष्ट्रीय स्तर के भी और क्षेत्र स्तर के भी क्या करता है, निर्णयों को आप देखोगे संबंधों में निकाय एक काम करती है। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि यह है निकाय जो एक निकाय जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी होती है, बिल्कुल ये कानून बनाती रहती है और नागरिकों के कल्याण के मतलब वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इंग्लिश में है लेकिन ये क्लास हिंदी माध्यम बच्चों के लिए और हिंदी में ही आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये हिंदी वाला ही मेरे पास में टेस्ट है बच्चे, ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं है, बट इसमें इन्होंने दे के रखा है, लेकिन अब उसमें बहुत लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं प्रयास करूँगा कि क्योंकि उसको भी कवर कराया जाए, मैं कोशिश करूँगा आपसे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन करता है। अब देखो किसका, भारतीय संविधान की भूमिका का, ठीक है। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं। देखो पहला, भारतीय संविधान की भूमिका क्या है। पहला स्टेटमेंट है यह धार्मिक संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करता है। क्या ऐसा है कि धार्मिक भूमिकाओं को परिभाषित करेगा। दूसरा, यह समाज में सत्ता के आवंटन के लिए मौलिक नियमों का एक समूह बनाता है। तीसरा, यह भारत की सांस्कृतिक विविधता की सीमा को निर्धारित करता है। चौथा, यह विशेष रूप से बहुमत के लिए अधिकार प्रदान करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट नंबर बताइएगा। राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए पहला है कि यह धार्मिक संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करता है। नहीं सर, इसने कोई डेफिनेशन आप देखोगे किसी भी धर्म की कोई डेफिनेशन भारतीय संविधान के अंदर नहीं है, बल्कि संविधान में एक आर्टिकल आपको मिलेगा जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये 25 से 28 तक यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आप देखोगे पहला वाला गलत है। अब जहाँ पहला है उसको कट कर देंगे, मतलब कि आंसर तो आपका ए नहीं होगा। यह समाज में सत्ता के आवंटन के लिए मौलिक नियमों का एक समूह बनाता है। बिल्कुल सही बात है कि सत्ता का कैसे विभाजन हो सके ये संविधान ही निर्धारित करता है, ठीक है।
तीसरा है ये है भारत की, देखो नई नई संस्कृति जो आपकी विविधता है उसको सीमा को निर्धारित नहीं करता, और किसी भी कल्चरल को आप सीमा में नहीं बटोर सकते, नहीं बांध सकते, ठीक है, वो बड़ा डिफिकल्ट और डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपका तीसरा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जहाँ 3 है, सी नहीं होगा आंसर, डी नहीं होगा आंसर, बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, चौथा भी इसमें गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए जूम कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख कार्य का सबसे सटीक वर्णन करता है। देखो पूरी पॉलिटिक रिवाइज हो जाएगी, प्रस्तावना से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यह है न्यायपालिका की जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है, बी यह राज्यों की शक्तियों को सीमित करती है, सी यह लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है, और डी यह नागरिकों के आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है प्रेम्बल के बारे में, मतलब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 मामले के बाद में आई, और ये इसको विस्तारित दिया गया और इसमें संशोधन भी किए गए। और मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर देखिए, पहला वाली बात कर रहे हैं कि यह न्यायालय की जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है। नहीं, ये ना ही तो न्यायालय की, ना ही कार्यपालिका की, ना ही विधायिका की, किसी की जिम्मेदारियों को निर्धारित नहीं करती है। बी यह राज्यों की शक्तियों को सीमित करती है, ना ही तो ये राज्यों की शक्तियों को, जो स्टेट है, स्टेट पावर टू लिमिटेड, ना ही ये उसको लिमिटेड करती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें लोगों की आकांक्षाओं की बात यहाँ पर कही गई है। जैसे जस्टिस है तो 3 प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। वहीं जो स्वतंत्रता दे के रखी है तो वहाँ पर विश्वास, अभिव्यक्ति, ठीक है, धर्म, उपासना इत्यादि की स्वतंत्रता है। वैसे ही संप्रभु, तो इसमें सी सही है, डी गलत है। यह नागरिकों के आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित, नहीं, ये कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करती है, ये कोई फंडामेंटल राइट थोड़ा ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, निम्नलिखित में से कौन क्षैतिज शक्ति साझाकरण का एक उदाहरण है। किसके बारे में पूछ रहा है, क्षैतिज शक्ति साझाकरण का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा की गई शक्तियाँ, बी सरकार की विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का बंटवारा, सी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, और डी विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का हस्तांतरण। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं क्षैतिज, एक तो होती है लंबत, लंबत ऐसे होगा, ठीक है, और एक होता है क्षैतिज, ये होता है सर, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है, और ये है आपका क्षैतिज। क्लियर। तो ये क्षैतिज जो है ना, ये इस तरीके से होगा, पैरेलल चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। देखो है क्या मुद्दा। अब देखो पहला स्टेटमेंट जो पहला ऑप्शन से ये कह रहे हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में साझा की गई शक्तियां। नहीं सर, ये गलत है। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का बंटवारा। देखो सरकार के विभिन्न, अब ये क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। वहीं सरकार, तो ये भी गलत है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, ये पैरेलल चलता है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होगी, यहाँ पर लेजिस्लेटिव होगी, और यहाँ पर आप देखोगे नहीं, ये लेजिस्लेटिव होगी, ये एग्जीक्यूटिव होगी, और यहाँ पर जुडिशरी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए ये कह रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच शक्ति, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको सारी चीज़ें ऑडिबल विजिबल हो रही होंगी। बताते चलिएगा आपको सारी चीज़ें ऑडिबल विजिबल हो रही है या नहीं, और कैसा लग रहा है आपको क्लास में आकर के, ये भी बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सत्ता के बंटवारे में दबाव समूह, देखिए यहाँ पर पूछा गया है दबाव समूहों की
भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो दबाव समूह होते हैं प्रेशर ग्रुप कहते हैं इनको, और जो कि कई बार क्या करते हैं, इतना प्रेशराइज कर देते हैं चीज़ों को कि उस पर क्या करते हैं, अपना अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। इट्स क्लियर है नो। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे के रखे हैं 4। ऑप्शन नंबर ए, वे निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके उनका खुलकर विरोध करते हैं। बी, वे चुनावी शक्ति के लिए चुनावों में भाग लेते हैं। सी, वे राजनीतिक शक्ति धारण किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और डी, वे गठबंधन सरकारों का हिस्सा हैं। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सत्ता के बंटवारे में दबाव समूह की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। मतलब कि आपके, अब ये शायद हो सकता है ये चारों ही आपके सही हो, और इसमें भी सबसे ज़्यादा, ठीक है, राइट कौन सा है वो आपको क्या है बताना है। इट्स क्लियर है नो। तो देखो इसका अगर आप देखें, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, ये कह रहे हैं कि वे चुनावी शक्तियों के लिए नहीं, चुनावी शक्तियों में भाग तो लेते लेकिन ये परफेक्टली नहीं है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहे हैं वे राजनीतिक शक्ति धारण किए बिना निर्णय लेने की प्रथाओं में या प्रक्रियाओं में प्रभावित या उनको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। जैसे कि आप देखोगे किसान यूनियन की बात कर लें, किसान यूनियन की बात कर लें, KSU, ठीक है, 3 कृषि कानून थे, किस तरीके से उनको पारित करवा दिया, क्योंकि ये प्रेशर बनवाते हैं और प्रेशर बना करके ही चीज़ें क्या करते हैं, आप देखोगे निर्णयों को या फिर कानूनों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। क्लियर या नो। चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। 12 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। पहला, मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा सामान्य विधि का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को, ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं, सामान्य विधि का। नंबर 2, वे राज्य की कार्यवाही से सुरक्षित हैं और न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार। नंबर 3, मौलिक अधिकार राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकती हैं। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो संविधान के भाग नंबर 3 में इनकी चर्चा है और आर्टिकल 12 से 35 तक इनके बारे में चर्चा की गई है। ये कहाँ से लिए हैं, तो USA के संविधान से इनको लिया है। होता क्या था, पहले 7 होते थे लेकिन आज कितने हैं, आज आपके 6 हैं। कब से एक हटा दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आप देखोगे आर्टिकल जो 31 था उसका क्लोज ए था, उसमें से सब क्लोज को हटा दिया गया है। वो कहता था राइट टू प्रॉपर्टी। अब उसी राइट टू प्रॉपर्टी को क्या था, रोकना था, क्योंकि राज्यों को क्या करना है, सोशल वेलफेयर स्टेट की भूमिका को अपनाना है। तो वहाँ पर क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी थी। तो अगर वो किसी की लैंड लेता और रोड बनाता, हॉस्पिटल बनाता, तो ऐसी स्थिति में वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता। तो इसलिए उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया था। अब पहला वाला स्टेटमेंट है कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा सामान्य विधि द्वारा प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। देखो यहाँ पर एक वर्ड को बोला गया है सामान्य विधि। बच्चे क्या बोला गया है आपसे, सामान्य विधि की बात की गई है। क्या ये बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, बताइएगा, क्या ये बात आपकी सही हो जाएगी? नहीं ना, बल्कि विशेष बहुमत से। देखो होता क्या है, एक होता है आपका अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में क्या करना है, अमेंडमेंट करना है। एक तो होता है 50% + 1, ठीक है, ये होता है सामान्य, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक होता है विशेष, उसको भी थोड़ा जान लीजिएगा। इसमें होता है 2/3 किसका, उपस्थित का, कुल का, कुल का। और ये भी विशेष बहुमत से होता है और आधे स्टेट का होता है 1/2 मतलब कि हाफ, ठीक है, तब जाकर के आप, और इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि कोई स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ विषय होगा तो ऐसी स्थिति में आधे राज्यों से आपको लेना पड़ेगा।
तो पहला स्टेटमेंट क्या है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ एक है उसको कट कर दो, मतलब कि आंसर ए नहीं है, आंसर सी नहीं है। तो अब देखो आंसर इसका डी भी नहीं है, क्योंकि आपका दूसरा सही है, बे राज्य की कार्रवाई को सुरक्षित और न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। बिल्कुल, आप देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, और वहीं आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या कर सकता है, गलत साबित करता है या फिर खारिज कर सकता है। ठीक है, तीसरा भी सही है, मौलिक अधिकार राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे, आप कहते हैं जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है भाई, आपको घूमने का अधिकार है, आर्टिकल 19 का आप देखोगे एक का सब क्लोज नंबर ए आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर होती हैं। तो राइट आंसर क्या है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, मतलब कि दूसरा तीसरा इसमें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या है क्वेश्चन, भारत में रिट के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखो रिट की बात कर दी गई है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, रिट की बात यहाँ पर की जा रही है। रिट है और प्रकार्य है। रिट आपकी 5 प्रकार की होती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, अधिकार परीक्षा होता है, उत्प्रेक्षण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और लास्ट ईयर्स 2024 में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, इसको लेकर के एक उत्प्रेक्षण से क्वेश्चन था, बंदी प्रशिक्षण, ठीक है, उसके बारे में देके रखा था डेफिनेशन, और पूछा था किसके बारे में। पहले में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना। बात क्या हो जाएगी आपकी, एकदम सही हो जाएगी। पहला तो एकदम करेक्ट है। अब पहला सही है तो आंसर देखो, ये कह रहे हैं ना सुमेलित है, तो इसलिए सी आंसर नहीं होगा क्योंकि 2 है। अब जहाँ पर एक है, एक तो सब में है, मतलब ए बी सी डी में है, सी में नहीं है। परमादेश की बात कर लें तो आप देखोगे परमादेश कहता है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही को रोकने का आदेश। नहीं, परमादेश नहीं होता है, वो होता है प्रतिषेध, इसकी जगह होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा बच्चे, प्रतिषेध कैसे लैग कर रहा है, प्रतिषेध, प्रतिषेध में प्रत्यक्ष लगाता है, परमादेश में कहता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो है ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन प्रतिषेध की है। उत्प्रेक्षण की बात की जा रही है, ये बात एकदम सही है कि किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना, और ये सुप्रीम कोर्ट को राइट है, ना कि हाई कोर्ट को। ठीक है, ये इसी को है। तो इसमें क्या है, पहला और तीसरा सही है। अब देखो दूसरा गलत था ना, तो डी आंसर नहीं होगा, तो पहला और तीसरा सही है, मतलब कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 14 नंबर, ये कह रहे हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो डीपीएसपी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसमें कह रहे हैं जैसे कि ये देखे कह रहे हैं, पहला वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, दूसरा उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तीसरा सभी परिस्थितियों या सभी स्थितियों में मौलिक अधिकारों पर इन्हें वरीयता मिल सकती है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या से सही है या फिर है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए डीपीएसपी की बात यहाँ पर हो रही है। डीपीएसपी जैसा कि मैंने पहला ही आपका क्वेश्चन लिया था, वहाँ पर भी बताया, संविधान के पार्ट नंबर 4 और आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इन सब के अलावा भाग नंबर 4 आर्टिकल आप देखोगे, आर्टिकल 36 से 51 तक इसके बारे में चर्चा की गई है, और ये किसको दिए गए हैं बच्चे, स्टेट को दिए गए हैं। ठीक है, स्टेट को मिले हैं। तो देखो पहला है वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, नहीं सर, अगर आप देखोगे आर्टिकल आपने 37 पढ़ा होगा, कौन सा आर्टिकल 37 पढ़ा होगा, इसमें साफ साफ कहा गया है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, और ये कह रहे हैं परिवर्तनीय है, तो पहला गलत है। अब देखो पहला गलत, आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। इट्स क्लियर। अब ये बात देता है कि इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब कि बी, इसमें देखो जो 2 है वो स्टेटमेंट सही है, पहले बी में भी है और आपका सी में भी है, क्योंकि
उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तीसरा, सभी स्थितियों में मौलिक अधिकारों पर उन्हें वरीयता मिल सकती है। देखो सभी स्थितियों की बात की गई, यहाँ पर ओवरऑल की बात की गई है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, निगेटिव टर्मोलॉजी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि केवल 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, बताते चलिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा और क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, किसकी बात कही गई है? SC ST। ऑप्शन नंबर ए भारत निर्वाचन आयोग, बी परिसीमन आयोग, सी भारत की संसद और डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर पूछा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के लिए जिम्मेदार है, मतलब कि निर्वाचन क्षेत्रों में रिजर्वेशन कौन दे सकता है, उसकी बात यहाँ पर पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे परिसीमन आयोग। जैसा कि परिसीमन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निकाय है जो कि चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का आप देखोगे सीमांकन और SC ST के लिए सीटों का आरक्षण भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट्स क्लियर है नो? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के स्थान पर राज्यों का परिसंघ क्यों कहा गया है? अब इसमें 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, शब्द संघ यह प्रदर्शित करता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बी, परिसंघ का तात्पर्य यह है कि वित्तीय शक्तियां केवल ओनली राज्यों के पास होती हैं। सी, एक संघ में राज्य किसी परिसंघ की तुलना में अधिक स्वायत्त होते हैं। डी, संघ शब्द का तात्पर्य है राज्यों और केंद्र के बीच एक आर्थिक संघ से। अब देखो यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन दे के रखी हैं, आपसे पूछ रहा है कि राइट आंसर आपको बताना है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि राज्यों का संघ की बात यहाँ पर की गई है, भारतीय संविधान में राज्यों का परिसंघ है, तो शब्द जो है संघ कहता है कि यह प्रदर्शित करता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और वास्तव में यदि मान लीजिए कहने लगे तमिलनाडु वाले कि हमें तो अलग राज्य चाहिए, मतलब कि अलग स्वतंत्रता है, एक अलग देश है हम, ठीक है, तो ये सब इसमें नहीं है, ठीक है, अलग आप नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आर्टिकल आप देखोगे ये बड़ा ही इजी था, आर्टिकल आपके 1 में खास तौर पर इस बात को बताया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की प्रणाली अर्ध अध्यक्षीय है? क्या पूछ रहे हैं? अर्ध अध्यक्षीय है। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, बी ब्राजील, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी फ्रांस। बताइएगा वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्ध अध्यक्षीय, ठीक है। देखो ये यूनाइटेड किंगडम की बात कर ले, यूके में तो आप देखोगे PM होता है, ब्राजील में भी PM होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट्स होता है, और यहाँ फ्रांस में क्या है? अर्ध, ठीक है, जो आपकी अध्यक्ष स्वतंत्रता के रूप में या फिर देने का प्रयास किया गया है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 1 सेकेंड, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। 18, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम गारंटी देती है? देखो किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम गारंटी देती है न्यायपालिका की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के वरिष्ठ नेताओं के परामर्श से की जाती है। बी, राष्ट्रपति कोलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। सी, राजनीतिक, किसकी बात कर रहे हैं? सी, राजनीतिक
तटस्थता बनाए रखने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य गोपनीय प्रक्रिया के तहत न्यायाधीशों के लिए मतदान करते हैं, या फिर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के पश्चात संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको पूरी क्लास देखने के लिए मैंने बनाई है, जो खन्ना जी बने हैं CGI, अभी नए बने हैं, ठीक है, 51 नंबर के, ठीक है, वो कौन है, खन्ना जी हैं, ठीक है, खन्ना जी बनाए गए हैं। तो उनको लेकर के मैंने पूर्ण रूप से एक क्या बनाई है, क्लास एक आपके लिए है, उस क्लासेस को आप जरूर देख लीजिएगा। और मैं कहूँगा आपसे कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट पर मैं आपसे डिसीजन लेकर के आ रहा हूँ उनको आप एक भी क्लास को मिस ना करें बच्चे, उसको आवश्यक रूप से देखें। तो इसका राइट आंसर बी है। अगर जिस स्टूडेंट से वो क्लास मेरी देखी होगी तो उस स्टूडेंट को बड़ा ही ईजी हो गया होगा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आई होप आपको विजिबल हो रहा है। देखिए, फर्स्ट वॉज द पोस्ट FPTP चुनावी प्रणाली में प्राथमिक कारण क्या है कि एक पार्टी कम वोट लेकिन विधायिका में अधिक सीटें सुरक्षित कर सकती है? वह मुख्य कारक क्या है जो किसी दल को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP के अधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रणाली में कम वोट लेकिन अधिक विधायी सीट प्राप्त करने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक मतदाता कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक वोट डालता है। बी, बहुमत न होने की स्थिति में भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। छोटे दल स्वतः ही सीटें जीतने से वंचित हो जाते हैं। और डी, निर्वाचन क्षेत्रों का उद्देश्य सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाना है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले वाले में कह रहे हैं कि प्रत्येक मतदाता कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक, नहीं सर, एक बार आप वोट डालेंगे। बहुमत न होने की स्थिति में भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। ये बात एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको जरा समझें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मैं पानी पी लेता हूं, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन संसद मतलब कि राज्यसभा एक सदन है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहला, धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। नंबर 2, इसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति है। नंबर 3, राज्यसभा संसद को राज्य सूची के मामले पर कानून बनाने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। डी मतलब 4, संविधान में संशोधन केवल इसके द्वारा ही पारित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर जो चौथा स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन केवल इसके द्वारा ही पारित किया जा सकता है। नहीं सर, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होता है, जब संविधान संशोधन लाना होता है, तो आप क्या करेंगे, आप या तो लोकसभा या फिर आप राज्यसभा, दोनों में कहीं भी ला सकते हैं। संविधान का एक आर्टिकल है 79, ये कहता है कि एक पार्लियामेंट होगी जिसके 2 सदन होंगे। आर्टिकल 80 में आप देखोगे, आई थिंक 80 है,
आर्टिकल, हाँ 81 में लोकसभा की बात करता है, हाँ आर्टिकल 80 में लोकसभा और आर्टिकल 81 में राज्यसभा की बात की जाती है। इसके 3 अंग होते हैं, एक होती है आपकी लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है आपके प्रेसिडेंट। ये इसके 3 अंग हैं महोदय और ये इसके 2 सदन हैं। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो देखो ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि अमेंडमेंट आपको करना है तो अमेंडमेंट करने के लिए न केवल इसमें राज्यसभा बल्कि लोकसभा की भी आवश्यकता होती है। तो चौथा गलत है, मतलब कि आंसर सी तो होगा ही नहीं और डी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 दे के रखा है। क्लियर? अब देखो इसमें मैंडेटरी है कि 3 आपका ए में भी है और 3 आपका बी में भी है, मतलब कि आंसर आपका या तो ए होगा या फिर बी होगा, क्योंकि 3 तीनों में है, दोनों में। ठीक है, और 3 आपका सही है। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, ये गलत है। इसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति है, बात ठीक है। और तीसरा भी ठीक है कि राज्यसभा संसद को राज्य सूची के मामले पर कानून बनाने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आप उसकी बात कर लें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 2 और 3 इसका रही आंसर है, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको आई होप विजुअल हो रहा है। ये कह रहे हैं संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? संसदीय समितियों के संदर्भ में समितियां पूछी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहला, समितियां केवल संसद सत्रों के दौरान कार्य करती हैं। बी, समितियां बिलों की समीक्षा कर सकती हैं और सिफारिशें कर सकती हैं। 3, संयुक्त संसदीय समितियां जिसको बोलती हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्थायी निकाय है। और नंबर 4, स्थायी समितियां बजट की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 2 और 4, बी 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 3, बी डी 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर दें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट को यहाँ से निकालें बच्चे जिसका हम 100% जानते हैं, क्योंकि हमें एलिमेंट मेथड के माध्यम से ही क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं तीसरा स्टेटमेंट, देखिए जो आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ये स्थायी नहीं होती है बल्कि विशेष निकाय के मामले को लेकर के उठाई जाती है। जो अब तो जो ओपोजिशन में हैं, ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल जी हैं, उनके पहले खड़गे जी थे। ठीक है, जो इससे पिछली वाली जो लास्ट ईयर्स जो आपकी लोकसभा थी, चुनाव हुए थे, ठीक है, जो सरकार थी, संसदीय सरकार थी, तो इसमें जो तीसरा है उन्होंने कई बार जेपीसी की मांग करते थे कई विषयों को लेकर के। ठीक है, उसको गठित किया जाए। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि आंसर आप देखोगे जहाँ जहाँ 3 है, बी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है और उसके साथ साथ सी आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है। और जैसे ही आपका ये होटा आप कहोगे सर इसमें दूसरा सही है और चौथा सही है, मतलब आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि आपका 2 और 4। पहला गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं समितियां केवल सदन सत्रों के दौरान कार्य करती हैं, ऐसा नहीं है, वो कार्य बाद में भी करती हैं। समितियां बिलों की समीक्षा कर सकती हैं और सिफारिशें कर सकती हैं, बिल्कुल एक संभावना को समीक्षा देखा है, संभावना हो सकता है। स्थायी समितियां बजट की जांच में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जरा समझिएगा फिर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। भारत में संसद की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा है? संसद की भूमिका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत में संसद वार्षिक वित्त विवरण और बजट के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है। नंबर 2, बजट पारित होने के बाद सरकार के व्यय की जांच में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। नंबर 3, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर
संसद द्वारा महाअभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते। देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि भारत में संसद वार्षिक वित्त विवरण बजट के माध्यम से वित्त नियंत्रण को बनाए रखती है। बात एकदम ठीक है। तो पहला वाला सही है, मतलब कि आंसर सी तो होगा नहीं। ये कह रहे हैं दूसरा, बजट पारित होने के बाद सरकार के व्यय की जांच में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं, फिर उस पर बहस होती है, सदन में बुलाया जाता है, 2-3 दिन स्थगित रहता है सदन, फिर चर्चाओं में आता है, बजट सत्र आता है, तो सारी चीज़ें होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब जहाँ दो है उसको कट कर दो। आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर दो है। तीसरा सही है, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संसद आप देखोगे महाभियोग कार्य किया जाए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका राइट आंसर है, मतलब कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दल बदल को लेकर के, ठीक है? आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है, ऑप्शन देखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे कानून है, ठीक है? दल बदल जो है ये चर्चाओं में रहा है लास्ट ईयर्स बहुत, और ये करंट पर आधारित है, बहुत चर्चाओं में रहा है स्टूडेंट्स ये दल बदल, ठीक है? अब देखो यहाँ पर सही पूछ रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी सही पूछ रहा है, लेकिन इसमें कई स्टेटमेंट दे के रखे हैं, उन स्टेटमेंट से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। पहला, इसे कानून संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। नंबर 4 है, पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखो आपको क्या बताना है, राइट बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो इसमें सारी बातें क्या हो जाएंगी आपकी सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब के सब क्या हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। दल बदल का विरोधी का मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप ए पार्टी में हैं, ठीक है, और दोनों चुनाव में हुए, लेकिन हुआ क्या, आपकी जो पार्टी थी वो हार जाती है, ठीक है, और यहाँ से कुछ कैंडिडेट्स क्या हो जाते हैं, बी में चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसी हारी और बी जीती तो आपके कुछ मेंबर इसमें चले गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ये इन्होंने क्यों ऐसी क्या की, राजनीतिक पार्टी क्या कर ली थी, आप देखोगे परिवर्तन किया। अब ये परिवर्तन जो है ये इसमें लालच तो नहीं आ रहा है, जैसे आप देखोगे किसी सर्विस का हो सकता है या किसी पद का हो सकता है, उस पर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इसलिए आप देखोगे इसको रोकने के लिए इसको लाया गया था। इन सब के अलावा जो आपने देखा होगा किस किस पर लागू होता है, कैसे होता है, एक तो जो चुनकर के आते हैं उन पर लागू होता है। जैसे नॉमिनेट मेंबर होते हैं तो अगर वो आप देखोगे 6 माह राज्यसभा में होते हैं ना नॉमिनेट मेंबर, पहले 2019 से पहले, कब से पहले, 2019 से पहले लोकसभा में 2 मेंबर चुने जाते थे, ठीक है, जिसको अलोंग इंडियन कहते हैं। लोकसभा में 2 मेंबर होते थे अलोंग, और 2020 से इसको क्या कर दिया गया, 25 जनवरी 2020 से इसको समाप्त कर दिया गया। इसको भी ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। इन सब के अलावा अगर कोई मान लीजिए 60 दिन तक, कितने दिन तक, 60 दिन डेज का टाइम देके रखा है यहाँ पर, 60 डेज हैं, अगर इससे कोई बाहर रहता है, उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उस पर भी दल बदल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और वो 6 महीने के अंदर अंदर पार्टी में आ सकते हैं, XYZ को अपना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। आप देखो न्यायपालिका के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और स्वतंत्रता। पहला स्टेटमेंट है, न्यायाधीश वेतन और भत्तों के लिए कार्यपालिका या विधायिका पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होते।
बी। दूसरा है कि संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तब भी चर्चा कर सकती है जब उनके निष्कासन की कार्रवाई नहीं चल रही हो। नंबर 3 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद में साधारण बहुमत से कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। तो यहाँ पर भी क्या है प्यारे बच्चे, तीनों स्टेटमेंट आपके हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी है, आइए देखते हैं क्या है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि आपने आर्टिकल कौन सा पढ़ा है बच्चे, 1 सेकेंड। जैसा कि आपने आर्टिकल थिकनेस बढ़ क्यों रही है, देखो जैसा कि आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, आर्टिकल 75। ठीक है, अब देखो इसमें सही कह रहा है। पहला है यदि किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। नंबर 2, लोकसभा में बहुमत हासिल न होने पर राज्यसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री को नियुक्ति के पश्चात लोकसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करना होता है। और नंबर 4, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो भारत के प्रधानमंत्री लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1, 2, 3 और डी केवल 1, 3 और 4। इसका आंसर क्या करेंगे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लासेस में मैं आपसे ये 25 क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगली जो पॉलिटी की यही क्लास होगी इसी टेस्ट की, ठीक है। अगला जो पार्ट होगा उस पर मैं आपसे पूर्ण रूप से जितने भी क्वेश्चन बचे हुए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 75 क्वेश्चन जितने भी आपके रह गए हैं उसको मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया टेलर। मुझे बताइएगा अगर आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें एक गाइडेंस, एक मोटिवेशन का काम करता है बच्चे, और बताता है कि हमारा कंटेंट कैसा है, हमें कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो चलिए 25 का आंसर दीजिएगा, ऑप्शंस बताइएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।